इस कलर की चड्डी। एनीमे के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बंदे का एग्जीक्यूशन होने वाला था और उसका नाम गाबीमारू है और उसके सामने जो निंजा था वो उसका एग्जीक्यूशन देख रहा था अपने निंजा के साथ। और दूसरी तरफ जो निंजा गाबीमारू का एग्जीक्यूशन करने वाला था वो उससे उसका आखिरी इच्छा पूछता है, जहाँ पर गाबीमारू बताता है कि उसका कोई आखिरी इच्छा नहीं है। और इसके बाद जो निंजा है वो गाबीमारू के गले में स्वॉर्ड मारने लग जाता है, बट लेकिन जो गाबीमारू का गला है वो कटता ही नहीं। वो बार बार उसके गले पर अटैक करता है, बट एंड में वो स्वॉर्ड टूट जाता है पर गाबीमारू का गला नहीं कटता। और दूसरी तरफ जो शोगन थे वो ये सब देखकर एकदम हैरान हो चुके थे। और दूसरी तरफ जो गाबीमारू है वो सोचने लग जाता है कि आखिर वो मर क्यों नहीं जाता। फिर वो बताता है कि उसको अपने लाइफ से कोई भी अटैचमेंट नहीं है और उसने काउंटलेस लोगों को मारा है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें एक सागरी नाम की लड़की देखने को मिलती है, जहाँ वो गाबीमारू के बारे में बताने लगती है कि वो इवाकागुरा विलेज से है और उसने जब से जन्म लिया है उसने असैसिनेशन की ट्रेनिंग लिया है और इतना ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से जो उसकी बॉडी है वो सुपर ह्यूमन में तब्दील हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो गाबीमारू है वो बताता है कि स्वॉर्ड है जो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो बताता है कि जो स्वॉर्ड है उससे उसको तोड़ने के लिए उसको अपना निंजुत्सु का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। और फिर उससे सागरी पूछती है कि अगर उसको निंजुत्सु आता है तो क्या उसे वो निंजुत्सु यूज करके दिखाएगा, जहाँ पर गाबीमारू उसको मना कर देता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू है उसका दूसरे तरीके से एग्जीक्यूशन करा जा रहा था और वो था जिंदा जला के, जहाँ पर बताया जा रहा था कि लोगों को मर्सी करने के लिए उन्हें मार दिया जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है और फिर गाबीमारू को जिंदा ही जलाया जाता है। और जलने के बाद भी जो गाबीमारू की आंखें थी वो खुली की खुली रह जाती है और वो सब कुछ देख रहा था और उसको जिंदा जलाने का आइडिया भी उसके ऊपर काम नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो शोगन है वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है और सब लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उस पे किसी चीज का असर नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ जो सागरी थी वो सब कुछ नोट डाउन कर रही थी। फिर हमें गाबीमारू को दिखाया जाता है जो कि वो सागरी को बताता है कि वो मरना चाहता है पर वो मर नहीं पा रहा है। और फिर सागरी उससे उसकी बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगती है, जहाँ गाबीमारू बताता है कि उसका बैकग्राउंड वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने लगता है कि वो जब छोटा था जो उसके पेरेंट्स थे उसे विलेज चीफ ने मार दिया था, बट गाबीमारू को उनके लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं थी। फिर वो बताता है कि उसको कोई भी ऑर्डर मिलता है तो उसे वो मार देता था, वो भी बिना क्वेश्चन किए। फिर जो सागरी थी उससे पूछती है कि वो आखिर कैप्चर कैसे हुआ, जहाँ गाबीमारू बताता है कि वो विलेज को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था और इसी की वजह से जो विलेज चीफ था उसे एक मिशन के दौरान फंसा देता है, जिस वजह से वो पकड़ा गया। और जो सागरी थी उससे पूछती है कि आखिर वो विलेज को छोड़ना क्यों चाहता था। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है जहाँ गाबीमारू का दूसरे तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा था, जहाँ पर उसके दोनों पैरों को बुल के सहारे बांध दिया गया था और जो बुल है उन्हें अपोजिट साइड में भगाया जाएगा, जिस वजह से उसका दोनों पैर स्ट्रेचिंग होगा और वो कट जाएगा। और फिर जो बुल है वो अपोजिट साइड में भागते हैं पर गाबीमारू अपने दोनों पैर को टाइट कर लेता है और वो बुल भी थक जाते हैं और गाबीमारू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और फिर जो शोगन था वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर जो सागरी है उससे पूछती है कि आखिर वो विलेज को छोड़ने का प्लान क्यों कर रहा था, जहाँ पर गाबीमारू बताता है कि जो विलेज चीफ है उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दी थी और जो लड़की थी वो काफी ज्यादा दयालु थी और उसने जो उसकी जिंदगी थी वो बहुत अप्स एंड डाउन कर दी थी, क्योंकि जब भी वो घर आता उससे वो जूते खोलने को कहती थी, खाना से खाने को पूछती थी और खाने से पहले वो उसे शुक्रिया बोलने को बोलती थी। और जिस वजह से जो गाबीमारू है उसका दिमाग खराब हो जाता है। और ये सब चीजें जब गाबीमारू ने चीफ को बताया था फिर उसने उसको एक टेस्ट मिशन पर भेजा था और उसी लास्ट मिशन में जो चीफ था उसने उसे ट्रिक कर लिया था और उसे फंसा दिया और ये सब उस चीफ के ऑर्डर पर हो रहा था और जिस वजह से उसने गिव अप कर दिया था। और जो सागरी थी वो ये सब नोट डाउन कर रही थी। और फिर इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है कि जो सागरी थी वो एक निंजा के साथ है, जहाँ पर जो सागरी थी वो निंजा को काफी बताती है कि वो गाबीमारू से दूर रहे और उससे वो ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसका जो दूसरा नाम है वो गाबीमारू द होलो है। और ह्यूमर्स तो ये भी बताते हैं कि उसने एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है और यहाँ से आने से पहले उसने 20 लोगों को तो ऐसे ही मार दिया था, क्योंकि वो लोग उससे फाइट कर रहे थे और उसे कैप्चर कर रहे थे। और ये सब सुनने के बाद सागरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो गाबीमारू के पास जाने के बाद पूछती है कि आखिर वो रेसिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने 20 लोगों को ऐसे ही मार दिया था, क्योंकि वो लोग उसे कैप्चर कर रहे थे। जो सुनने के बाद गाबीमारू खुद से क्वेश्चन करता है, वो तो सही बोल रही है, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है
है कि जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा था तब उसने अपना मसल टाइट कर लिया था, जिससे कि जो स्वॉर्ड थी वो एकदम से टूट जाती है। और ये सब याद करने के बाद जो गाबीमारू है वो सोचता है कि ये सब वो कल ही खत्म कर देगा। और फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे जिंदा जलाया जा रहा था, पर जो गाबीमारू है वो नहीं मरता और जो सोगन था उसका एकदम फट चुका था। और जो गाबीमारू है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मरा क्यों नहीं। और दूसरी तरफ जो सागरी है वो सोगन को ये बताती है कि वो एकदम रेडी हो चुकी है और वो किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू है उसे कहीं लेकर जाया जा रहा होता है। और यहाँ पर जो सोगन था वो बहुत ज्यादा खुश था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गाबीमारू है उसे बेसमेंट में लाया जाता है जहाँ पर जो सागरी रहती है वो स्वॉर्ड के साथ रेडी रहती है। फिर हमें पता चलता है कि जो सागरी है और उसकी जो फैमिली है वो एक एग्जीक्यूशनर है। और दूसरी तरफ जो गाबीमारू है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब देखकर और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बट वो लेकिन इतना सेंस कर लेता है कि जो सागरी है उसका गर्दन एक ब्लो में उसका गर्दन काट सकती है। और जैसे जो सागरी है वो उसकी आखिरी विश को ग्रैंड करेगी। और ये सब देखकर गाबीमारू है वो एकदम डर जाता है और अपने हैंडकैप्स को तोड़कर एकदम से पीछे चला जाता है। फिर अचानक से जो सागरी है उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर गाबीमारू उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर वो अपने गले को देखता है जो कि उसमें चोट लग चुकी है। और फिर जो सागरी है वो बताने लग जाती है कि उसने बहुत से लोगों का एग्जीक्यूशन कर रखा है और उसे मालूम है कि लोग कैसा फील करते हैं मरने के दौरान। जहाँ पर कुछ लोग ये झूठ बोलते हैं कि वो लोग अपने डेथ को कामली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये सेम केस तुम्हारे साथ भी है। और जब गाबीमारू अपनी हिस्ट्री बता रहा था तो उसने एक चीज झूठ बोला था और वो ये था कि अपने वो वाइफ को पसंद नहीं करता है, बट लेकिन सच्चाई तो ये है जो उसके वाइफ के प्रति जो उसकी फीलिंग है उसकी वजह से वो इतने सारे एग्जीक्यूशन से बच जाता है और यहाँ तक मरा नहीं और उसकी जीने की इच्छा और वो अपने वाइफ को पसंद करता था। और फिर हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसे काफी चीजों के लिए टोकती थी तो उसको काफी अच्छा लगता था और वो ब्लश भी करता था। और यहाँ तक कि उसकी वाइफ चाहती थी कि वो एक नॉर्मल कपल की तरह जिए। और ये सुनने के बाद जो गाबीमारू है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक निंजा से स्वॉर्ड लेकर वो सागरी पर अटैक कर देता है और जो सागरी है पर उसे ब्लॉक कर देती है। और फिर उसको बताने लग जाती है कि जो उसकी फीलिंग है वाइफ के रिलेटेड उसी वजह से वो अब तक जिंदा है। पर जो गाबीमारू है वो काफी गुस्सा हो जाता है ये सब सुनने के बाद और वो सागरी से बोलता है कि उसे खुद को नहीं पता कि वो आखिर किस तरह की जिंदगी जी रहा है। और फिर गाबीमारू उसे बोलता है कि वो एक होलो है और फिर वो उस पर वापस से अटैक कर देता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो गाबीमारू है जब वो लोगों को मार के आता था तब उसकी वाइफ उसके चोटों पर बैंडेज लगाती थी और उसको काफी कंफर्ट भी देती थी। और उसी दौरान हमें पता चलता है कि जो विलेज चीफ है जो कि उसके फादर है उसी ने उसके फेस पर एक बर्न मार्क दिया था, पर गाबीमारू उसके फेस के प्रति उसे कभी बुरा भला नहीं बोलता था। और जो उसकी वाइफ है उसको काफी पसंद करती थी और फिर उसकी वाइफ उसे किस करती है और इससे गाबीमारू काफी ज्यादा शर्मा चुका था। और फिर गाबीमारू सागरी पर लगातार अटैक किए जा रहा था बोलते हुए कि वो एक मॉन्स्टर है और एक हॉलो है। फिर हम उसका पास्ट देखते हैं जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसकी वाइफ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है, जहाँ पर वो विलेज चीफ के पास जाता है और उसे बताता है कि वो और उसकी वाइफ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं और वो किसी का जान नहीं लेना चाहता। और फिर जो विलेज चीफ है उसने उसे फंसा दिया और उसकी वाइफ को भी दूर कर दिया। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में वो उस पर लगातार अटैक कर रहा था गुस्से में। और फिर जो सागरी है वो अचानक एक रोल निकालती है उससे दूर जाने के बाद और कहती है तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो अपनी वाइफ के साथ। और उस रोल में लिखा था ऑफिशियल पार्डन और उसने जो भी क्राइम किया है उससे उसकी माफी मिल जाएगी, पर एक शर्त पर। जहाँ पर जो सागरी है वो बताने लग जाती है कि जो बड़े शोगन है उसने ये ऑर्डर दिया है कि जो भी पर्सन लाइफ ऑफ एलेक्सर को लेकर आएगा वो भी पैराडाइज आइलैंड से उसको एक ऑफिशियल पार्डन मिल जाएगा, हर चीज से माफी। और ये लाइफ ऑफ एलेक्सर है वो इमोर्टेलिटी ग्रांट करता है जो कि है अमर होना। और वहाँ पर काफी सर्चिंग टीम भेजी गई है पर आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा लौट के नहीं आया है और जो भी जिंदा वहाँ से लौट कर आया है वो एकदम से फ्लावर बन चुके थे। और जो शोगन है उसे लगता है था कि जो लाइफ ऑफ एलेक्सर है वो रियल में एग्जिस्ट करता है। और फिर जो सागरी है वो बताती है कि जो गाबीमारू की वाइफ है वो अभी भी इवाकागुरा विलेज में है और उसने सबसे खुद को अलग कर लिया है और वो अब किसी से बात भी नहीं करती है। और फिर जो सागरी है उससे पूछती है कि क्या वो उस मिस्टीरियस आइलैंड पर जाएगा दूसरे क्रिमिनल्स के साथ और ये पैराडाइन को ग्रैंड करेगा वो एलेक्सर को लेने के बाद। और यहाँ पर जो गाबीमारू है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है ये सब सुनने के बाद। और जहाँ पर जो शोगन था वो एकदम से बौखला जाता है और वो कहता है मैं तुम दोनों को यही खत्म कर दूंगा। तभी जो गाबीमारू है वो एकदम से रोने लगता है अपने वाइफ को याद करते हुए और फिर वो सागरी को बोलता है कि तुम्हें निंजुत्सु देखना था ना। और फिर गाबीमारू के शरीर में अचानक से आग लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गाबीमारू है वो सभी लोगों को मार चुका होता है और फिर कोल्ड तरीके से उनके ऊपर बैठा होता है। और दूसरी तरफ जो सागरी है उसने भी शोगन को स्वॉर्ड दिखा दिया था जिस वजह से वो डर गया था। फिर वो गाबीमारू से कहती है हम लोगों को सबसे पहले ईडो जाना है। ईडो टोक्यो का बोला गया है, पहले के जमाने में सब ईडो को टोक्यो
क्यों कहते थे। और फिर गाबी मारू है वो कहता है कि वो उस मिस्टीरियल आइलैंड पर जाएगा और एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम करेगा और लेकर आएगा। एंड देन हम सागरी के फादर को देखते हैं जो एक कैदी को मौत की सजा दे रहे होते हैं, जिसको सागरी भी देख रही होती है। वो कैदी लोगों को एक कहानी सुना रहा होता है। सागरी के पिता उस आदमी का गला इतनी आसानी से काट देते हैं कि उस कैदी को पता भी नहीं चलता, और मौत के बाद भी वो अपना स्टोरी बोलता रहता है, जिसे देखकर सागरी बहुत जरा इंप्रेस हो जाती है और वो भी सोचती है कि मैं भी बड़ी होकर अपने पिता की तरह एक कसाई बनूंगी। इसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान को मरते समय सागरी डर जाती है, पर वो उस इंसान का सिर उसके बॉडी से अलग कर देती है। उसके बाद उसे उस इंसान को मारने का दुख होता है, जिससे देखकर सागरी के पास खड़ा हुआ एक यमाडा क्लेन का कसाई सागरी के पास आता है और कहता है, तुम्हें अंदर इसको मरता देख अफसोस होने का डर है, जिसकी वजह से इंसान को मरते समय और ज्यादा दर्द हुआ होगा। इस चीज का गुड़ सागरी के ऊपर काफी ज्यादा भारी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सागरी को वापस से एक और इंसान को काटने का काम दिया जाता है और सागरी उस इंसान का सिर काट देती है, पर उसके पास खड़ा हुआ वो कसाई सागरी को उसका तलवार देखने को कहता है, जिसको देखकर सागरी चौंक जाती है। सागरी देखती है कि उसके अंदर उस इंसान को मारते समय उसका अफसोस हो रहा था, जिसकी वजह से वो इंसान पीसफुल तरीके से नहीं मर पाया। अब इसकी वजह से सागरी के ऊपर उसका कर्ज हो जाता है। सागरी सोचती है, क्या वो कभी अपने पिता की तरह लोगों को अच्छे तरीके से मार पाएगी? क्या लोगों को मरते समय उसके अंदर का अफसोस कभी खत्म हो पाएगा? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बीच पर शोगौन और यमाडा क्लैन के कसाई बहुत सारे मुजरिमों के साथ बैठे होते हैं। सभी मुजरिमों के हाथ बंधे होते हैं और उनके मुंह को एक कपड़े से ढक दिया जाता है। सभी मुजरिमों को बताया जाता है कि उन्हें पैराडाइज आइलैंड पर जाकर एलिक्सिर ऑफ लाइफ यानी अमृत को ढूंढना होगा, और जो भी ये काम करने में कामयाब हो जाता है तो उसे जीवन दान दिया जाएगा। इसी बीच सागरी भी अपनी किताब में बाकी मुजरिमों के बारे में देखती है। वो देखती है कि सभी ने बहुत भयानक काम किए होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को मौत की सजा सुनाई गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक मुजरिम जो कि लड़की होती है और जिसके बाल पर्पल होते हैं, वो गाबी मारू से कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी तारीफ सुनी है, तुम सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो, पर तुम्हें देखकर मैं काफी निराश हुई हूँ। सागरी भी उस मुजरिम लड़की की बात सुन रही होती है। सागरी सोचती है कि गाबी मारू सच में इतना खतरनाक और हार्टलेस है या फिर उसे सिर्फ फंसाया जा रहा है। इसे चेक करने के लिए सागरी अपनी तलवार निकालकर उसमें गाबी मारू को देखती है, जिसको देखकर सागरी शॉक्ड ही जाती है। वो देखती है कि गाबी मारू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसने अनगिनत लोगों को मारा है। इसके बाद शोगुन के लोग एक आदमी को लेकर आते हैं, जिसकी पूरी बॉडी से फूल निकल रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये वो इंसान है जो पैराडाइज आइलैंड से जिंदा बचकर आया था, लेकिन यहाँ आते ही उसकी बॉडी से फूल निकलने लगते हैं। ये सब देखकर सभी मुजरिम डर जाते हैं और पैराडाइज आइलैंड पर जाने से मना करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शोगुन एक आदमी से कहता है, तुम सबको वैसे भी मौत की सजा मिली हुई है, तुम लोग हमारा काम करके खुद को बचा क्यों नहीं लेते? इसके बाद भी पैराडाइज आइलैंड पर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक घोषणा होती है कि जिसे यहाँ से जाना है वो जा सकता है। इस पर एक मुजरिम वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी एक यामाडा क्लैन का कसाई उसकी गर्दन को काट देता है। फिर हमें बताया जाता है कि उन सभी कैदियों को तो वैसे भी मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, तो जो भी ये काम नहीं करना चाहता उसे यही मार दिया जाएगा, जिसे सुनकर सभी मुजरिम डर जाते हैं। उन्हें साथ में ये भी बताया जाता है कि पैराडाइज आइलैंड पर हम सभी मुजरिमों के ऊपर निगरानी रखने के लिए उनके साथ एक यामाडा क्लैन का कसाई भी जाएगा। अगर किसी मुजरिम ने चालाकी करने की कोशिश की तो उन्हें वहीं पर मार दिया जाएगा, और इसके अलावा अगर पैराडाइज आइलैंड पर किसी मुजरिम ने यामाडा क्लैन के कसाई को ही मार दिया और अकेला वापस आता है तो उस मुजरिम को तुरंत मार दिया जाएगा। इसके बाद शोगुन एक और नया ऑर्डर देता है कि हमारे पास ज्यादा कसाई नहीं है, सो हमको ज्यादा मुजरिमों की जरूरत नहीं है। यही सुनते ही एक कैदी दूसरे कैदी को मार देता है। इसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्हें मिशन पर जाने के लिए एक दूसरे को मारना होगा। जो जिंदा बचेगा वही मिशन पर जाएगा। इसके बाद सभी कैदी एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाता है। शोगुन अपने लोगों से पूछता है, किस किस मुजरिम पर लाल सील है? इस पर एक आदमी कहता है, आपका मतलब वो लोग जिनके पास स्पेशल स्किल्स हैं, उन्हें हम सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। हम ऐसे लोगों पर अपने कागजों में एक लाल चिन्ह लगा देते हैं, जिससे उन्हें अलग से पहचाना जा सके। वह आदमी एक पीले बालों वाले लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये मुजरिम इतना जवान होने के बाद भी पहाड़ों में डाकुओं का सरदार था। उसके बाद वो आदमी एक पर्पल बालों वाली औरत को देखकर कहता है, इसने साइगावा क्लैन के अंदर सारे मंत्रियों को मार दिया था। फिर वह एक मूंछ वाले आदमी की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये एक महान तलवारबाज है जिसको ब्लू ड्रैगन भी कहा जाता है। इसके अलावा हमें एक बड़ा सा इंसान दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। उसे देखकर वही आदमी कहता है, ये भालू का सिर खाता है, इसकी बॉडी इतनी हार्ड है कि इसके ऊपर कोई भी हथियार काम नहीं करता है। ये सब सुनकर शोगुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वह आदमी कहता है, इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक तो गाबी मारू है, गाबी मारू द
हॉलो। सभी लोग देखते हैं कि चारों तरफ लड़ाई चल रही है, पर गाबीमारू अपनी जगह पर शांति से बैठा होता है। इसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इसे देखकर सागरी थोड़ा डर जाती है। दूसरी तरफ खड़ा हुआ उसका दोस्त और यामाडा क्लैन का कसाई सागरी से कहता है, जब तुम ये सब नहीं देख पा रही हो तो सोचो, पैराडाइज आइलैंड पर इससे भी ज्यादा खून खराबा होगा, तब तुम कैसे देखोगी? तुम एक लेडी हो और तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस थे, पता नहीं तुमने इसी काम को क्यों चुना। ये सब सुनने के बाद सागरी कहती है, मैं भी यामाडा क्लैन की मेंबर हूँ। बचपन में सभी बच्चे मुझसे डरते थे क्योंकि मेरे पिता एक कसाई थे। तभी मुझे समझ आ गया था कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए मैंने अपने पिता का काम चुनने का फैसला किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ मुजरिम सागरी को देखकर सोचते हैं, ये लड़की है और ये जरूर कमजोर होगी, हमें इस पर हमला करके इसकी तलवार छीन लेनी चाहिए। ऐसे में आइजन सागरी को बचाने के लिए आता है, लेकिन सागरी उसे रोक देती है और अपने बचपन को याद करती है। सागरी चुपचाप सहने के बजाय पलटकर जवाब देना सीख जाती है। प्रेजेंट में सागरी अपने सामने आने वाले मुजरिमों का गला काट देती है, पर उन्हें मारते समय उसे थोड़ा सोचना पड़ता है। इस वजह से उनके दर्दनाक मौत का गिल्ट सागरी पर आ जाता है। तभी सागरी को गाबीमारू की आवाज सुनाई देती है। गाबीमारू कहता है, लोगों को मारना कभी भी आसान नहीं होता है। तुम्हारे पास लोगों को चुनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम सभी भले ही मुजरिम हैं, पर सभी ने अपनी मर्जी से लोगों को नहीं मारा है। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। ये सुनकर शोगुन के लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो मुजरिमों से कहते हैं, जो भी मुजरिम गाबीमारू को मारेगा वो पैराडाइज आइलैंड पर जाएगा। इसके बाद सभी मुजरिम गाबीमारू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गाबीमारू कहता है, मैं तुम्हारे लिए ही बात कर रहा था ताकि खून खराबा ना हो, पर अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई भी गाबीमारू की बात नहीं सुनता। वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं। गाबीमारू उन मुजरिमों को जानवरों की तरह मार देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सागरी अपनी तलवार में देखती है कि गाबीमारू भी उसकी तरह लोगों की मौत के गिल्ट में दबा जा रहा है, पर गाबीमारू ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब सागरी को भी लोगों की मौत को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सोचकर सागरी के आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ गाबीमारू के मुंह पर खून लगा होता है। वो अपना चेहरा पानी से धो रहा होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सभी मुजरिमों में से केवल 10 मुजरिम बचे होते हैं। उन्हें यामाडा क्लैन के कसाई के साथ पैराडाइज आइलैंड पर भेज दिया जाता है और फिर हमें एक खूबसूरत सा आइलैंड दिखाया जाता है, जिसे देखकर गाबीमारू चौंक जाता है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इवागाकुरा का मुखिया दिखाया जाता है। वहां बहुत सारे लोग हथियारों से हमला करते हैं। तीर और तलवार मुखिया को लगते हैं, पर मुखिया को कुछ भी नहीं होता। ये सब गाबीमारू देख रहा होता है। हमें बताया जाता है कि मुखिया ने किसी आइलैंड से एक दवाई पी थी, जिसकी वजह से वह अमर हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सागरी और गाबीमारू आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं। गाबीमारू सागरी से कहता है, अमर होने वाली दवाई रियल में एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल होते हैं। यह देखकर सागरी चौंक जाती है और कहती है, इस जगह को देखकर लगता है कि अमर करने वाली दवाई शायद यहाँ मिल सकती है। गाबीमारू कहता है, ये तो बहुत अजीब है कि आइलैंड पर इतने सारे फूल बिना किसी वजह के अच्छे से खिले हुए हैं। हमें यहाँ पर बचकर रहना होगा। ऐसा बोलकर गाबीमारू अपना हाथ खोल लेता है। इस पर सागरी गुस्सा करती है और वापस से हाथ बांधने को कहती है। गाबीमारू कहता है, उन्होंने केवल 3 दिनों का खाना और अमर करने वाली दवाई का फोटो दिया है। इससे मैं इस दवा को कैसे ढूंढूंगा? तभी सागरी गाबीमारू की तरफ तलवार लगाकर कहती है, चुपचाप अपने हाथ बांध लो। जब सागरी गाबीमारू का हाथ बांध रही होती है, तभी एक बड़ी सी लोहे की बॉल गाबीमारू को लगती है। वह दूर जाकर गिरता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लाल मास्क वाला कैदी गाबीमारू पर अटैक करता है, जिसका नाम टोस्टेड क्वीन होता है। वह कहता है, मुझे तुम पर सारे हथियार टेस्ट करने हैं। गाबीमारू सागरी से कहता है, उसने तो अपना हाथ नहीं बांध रखा। तब सागरी उसके साथ वाले कसाई कीसो से पूछती है, इसके हाथ क्यों नहीं बंधे हैं? कीसो जवाब देता है, तुम सारे रूल्स को फॉलो करती हो, तभी तुम कसाई के रैंक में सबसे पीछे हो। मैं वापस जाते समय इसके हाथ बांध दूंगा। इस पर गाबीमारू भी अपने हाथ खोलने को कहता है, पर सागरी मना कर देती है। कीसो लगातार गाबीमारू पर अलग अलग हथियारों से हमला करता है, पर गाबीमारू पर उसका कोई असर नहीं होता। गाबीमारू उसके अटैक को अपने पैरों से रिवर्स कर देता है। एक हथियार जाकर कीसो को लग जाता है और वह गिर जाता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। गाबीमारू कहता है, बंधे हुए हाथों से लड़ना थोड़ा मुश्किल है। फिर हमें क्वीन दिखाई देता है, जो कहता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे के सीन में गाबीमारू क्वीन को मार देता है। उसके शरीर में बहुत से तीर और तलवार घुसे होते हैं। साथ वाला कसाई कीसो क्वीन का गला काट देता है और कहता है, अब मैं शांति से इसका सिर लेकर घर जा सकता हूँ। सागरी कहती है, आइलैंड पर 60 से भी ज्यादा लोग घूम रहे हैं, आप अपना ध्यान रखो। कीसो जवाब देता है, मेरी छोड़ो, तुम अपना ध्यान रखो। तुम सबसे लो रैंक हो और ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने यहाँ तक आते हुए बहुत कुछ पहले ही देख लिया है। कीसो आगे कहता है, सारे कैदी एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। कुछ कसाई को मारकर भागने की सोच रहे हैं। ये कैदी समझ के नियमों का पालन नहीं करते। वह सागरी को समझाता है, तुम भी रूल्स के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी अमृत को हासिल करना होनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इस क्रिमिनल को तुम्हारे लिए मार सकता हूँ। यह सुनते ही गाबीमारू कीसो की तलवार पकड़ लेता है और कहता है, मुझे अमृत की दवा लेकर बस अपनी बीवी से मिलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद गाबीमारू सागरी से कहता है, अब हमें चलना चाहिए। यह कहकर गाबीमारू वहां से जाने लगता है। कीसो कहता है, तुम्हें थोड़ा और जल्दी करना चाहिए, कुछ घंटे में सब कुछ बदल
बदलने वाला है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहां सागरी का एक कसाई दोस्त एक बड़े से कैदी जिसका नाम रुकरियो होता है को मार कर खा लेता है। दूसरे कैदी भी एक दूसरे को मार देते हैं। जो कैदी कसाई को मारने की कोशिश करते हैं, कसाई उनका गला काट देता है। किशो आगे कहता है इन सब के मरने के बाद और सारे लोग इस आइलैंड पर अमृत की खोज करने आएंगे। शोगुन ने एवागाकुरा के साथ एक डील साइन करी है जिसमें एवागाकुरा के निंजा अमृत की खोज में हमारी मदद करेंगे। यह सुनकर गाबीमारू थोड़ा डर जाता है। किशो आगे कहता है अमृत खोजने में जो भी कसाई सफल होंगे उसे यामाडा क्लेन का मुखिया बनाया जाएगा। ये सुनकर सागरी भी चौंक जाती है। ये सब बोलकर किशो वहां से चला जाता है। सागरी किशो की बात सोचती है कि गाबीमारू के साथ उसने कुछ दिन का सफर किया है, पर अभी भी वो गाबीमारू को अच्छे से समझ नहीं पाई है। उसे गाबीमारू से बचकर रहना चाहिए। तभी गाबीमारू सागरी की एक तलवार छुड़ाकर सागरी पर हमला कर देता है। सागरी कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गाबीमारू कहता है मैं तुम्हें बस बिना दर्द वाली मौत देने की सोच रहा हूँ। इसके बाद हमें गाबीमारू के माता पिता का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि गाबीमारू के माता पिता जोनिन लेवल के निंजा थे। वे दोनों भी गांव छोड़कर जाना चाहते थे, पर गांव का मुखिया उन्हें मार देता है। मुखिया गाबीमारू से कहता है लोगों का साथ हमें कमजोर बना देता है। अगर हम स्ट्रांग नहीं हैं तो हम किसी को भी नहीं बचा सकते। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ गाबीमारू और सागरी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सागरी कहती है अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम रूल तोड़ दोगे। गाबीमारू कहता है मुझे एवागाकुरा के निंजा से पहले अमृत की खोज करनी होगी। तुम मेरे इस खोज में बाधा डाल रही हो। मैं तुम्हें जल्दी से मारकर अमृत को खोज लूंगा। दोनों लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। सागरी सोचती है मुझे गाबीमारू को जल्दी मारना होगा, पर मरते समय मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। असल में दोनों लोग एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। फिर हमें गाबीमारू की पत्नी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी पत्नी कहती है कोई किसी को नहीं मारना चाहता तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हें अपने अंदर के इमोशंस को फॉलो करना चाहिए। एक बहादुर इंसान वही होता है जो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी गाबीमारू से कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे घर पर मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। गाबीमारू थोड़ा रुक जाता है। वो आदमी गाबीमारू पर अटैक कर देता है, पर गाबीमारू उस आदमी को मार देता है और सोचता है ये रिश्ते मुझे कमजोर कर रहे हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहां गाबीमारू अपने हाथ से सागरी का गला काटने वाला होता है, पर वह रुक जाता है। गाबीमारू सोचता है यही कमजोरी है, अगर ऐसा रहा तो मैं अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। गाबीमारू गांव के मुखिया को याद करता है और कहता है अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम किसी को बचा नहीं सकते। ऐसा सोचकर गाबीमारू सागरी पर एक जोरदार अटैक करता है। सागरी की तलवार टूट जाती है। यह देखकर सागरी बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसे तैसे गाबीमारू से खुद को बचा लेती है। सागरी कहती है मैं भूल जाती हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, तुम हार्टलेस हो। हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में गाबीमारू तलवार लेकर सागरी को मारने वाला होता है। गाबीमारू कहता है मुझे इमोशंस की जरूरत नहीं है, मेरा नाम गाबीमारू द हॉलो है। तुम अगर स्ट्रांग नहीं हो तो तुम किसी को बचा नहीं सकते। ऐसा बोलकर गाबीमारू सागरी पर अटैक करता है, पर गाबीमारू की तलवार आगे नहीं बढ़ती। सागरी यह देखकर चौंक जाती है। सागरी सोचती है जब गाबीमारू दूसरों को मारता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वह इस चीज को सहने की कोशिश कर रहा है। गाबीमारू जहां बड़ा हुआ है वहां लोगों को मारना ही सिखाया जाता है। गाबीमारू भी एक इंसान है जिसके अंदर इमोशंस हैं। गाबीमारू सागरी को मार नहीं पाता। यह देखकर गाबीमारू रोने लगता है और कहता है अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, अब मैं अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। सागरी गाबीमारू की तलवार को जमीन पर देखते हुए कहती है तुम कमजोर नहीं हो, जो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही स्ट्रांग बन जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी से वापस मिलो, इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से जीतनी होगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक और कैदी एक कसाई के साथ जंगल में जा रहा होता है। तभी एक तितली जिसका चेहरा इंसानों जैसा होता है उस कैदी के हाथ पर काट लेती है। कैदी जैसे ही उस तितली का चेहरा देखता है वह अपना हाथ काट लेता है। फिर हम देखते हैं कि कैदी के कटे हुए हाथ से फूल निकलने लगते हैं। इसके बाद हमें एक बड़ा सा राक्षस दिखाया जाता है जिसकी लंबी सी जीभ लटक रही होती है और उसकी आंखों से हाथ निकल रहा होता है। यह देखकर वह कैदी और कसाई दोनों चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागरी और गाबीमारू के सामने भी एक अजीब सा राक्षस खड़ा होता है जिसके ऊपर का हिस्सा मछली जैसा होता है और उसके बहुत सारे हाथ होते हैं। गाबीमारू सागरी को पीछे रहने के लिए कहता है